आपका स्वागत है हमारे जीके स्टडी स्टफ में। आज की वीडियो में बात करने आ रहे हैं ड्यू कॉलेज के ऐसे स्टूडेंट जो बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर से बिलोंग करते हैं और साथ ही साथ वो अभी 5th सेमेस्टर में है। और उनकी जो यूनिट है, एक बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स की जो स्टूडेंट्स हैं उनके 5th सेमेस्टर की एक बुक है पहले तो, ह्यूमन राइट्स इन अ कंपेरेटिव पर्सपेक्टिव। इसकी जो एक यूनिट है आपकी यातना और अत्याचार से संबंधित है। एंड आपको मैं बताना चाहूँगा कि यातना एंड अत्याचार से रिलेटेड अगर आपके एग्ज़ाम में कुछ भी आता है तो आपको इस वीडियो में जो बताया जाएगा उसको ही लिख के आना है। दैन उसको आप करने के बाद आपका जो ये क्वेश्चन है वो उसका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि यातना एंड जो अत्याचार है उससे संबंधित इन्फॉर्मेशन हम इस वीडियो में कलेक्ट करेंगे। सो गाइस शुरू करते हैं अपनी वीडियो। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन आवर वीडियो। तो गाइस इसमें जो है आपको सबसे पहले यातना और अत्याचार से संबंधित जो परिचय है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। यातना और अत्याचार, जैसे कि आपको नाम से पता लग रहा होगा, अत्याचार मतलब कि जो बुरी चीज़ है, ठीक है, यातना भी उससे रिलेटेड ही है। तो सबसे पहले हम देखते हैं परिचय के बारे में, ठीक है, या फिर हम इसको बेसिक इंट्रोडक्शन मान सकते हो। तो देखो इसमें बता रखा है यातना और अत्याचार दोनों अलग अलग है और दोनों के बारे में ही इसमें साथ साथ बताया गया है। ठीक है, यातना एवं अत्याचार मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार की अत्यधिक पीड़ा है। ठीक है, मतलब कि दोनों ही ना शारीरिक और मानसिक तौर पर पीड़ा देते हैं। ठीक है, शारीरिक तौर पर भी और मानसिक तौर पर भी। ठीक है, जिससे ना बहुत ज़्यादा गहरा प्रभाव पड़ता है किसी भी मनुष्य पर। और दूसरी बात करें जो सामान्य तौर पर मतलब आम तौर पर किसी व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा सार्वजनिक प्राधिकरण के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा दी जाती है। लेकिन विशेष रूप से यातना तब होती है जब एक सरकारी अधिकारी हिरासत में लिए गए व्यक्ति से वास्तविक जानकारी मतलब रियल जानकारी क्या है, रियल इन्फॉर्मेशन क्या है, उसको निकालने के लिए किसी और को अत्यधिक मानसिक और शारीरिक पीड़ा देता है। मतलब इसमें सिंपल बात ये निकल के आती है, अत्याचार तो वो होता है जिससे ना किसी मनुष्य को मानसिक और शारीरिक पीड़ा दी जाती है किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा। लेकिन दूसरी बात करें, यातना वो होती है जिसमें कोई भी व्यक्ति ना क्या कर सकता है, किसी दूसरे व्यक्ति से इन्फॉर्मेशन निकलवाने के लिए उसको पीड़ा पहुंचाता है। ठीक है, तो यातना और अत्याचार दोनों से ना किसी मनुष्य दूसरे मनुष्य को क्या होती है, पीड़ा होती है। तो इसमें बताया गया है। ठीक है, जानकारी निकालने के लिए किसी और को क्या देता है, वो अत्यधिक मानसिक और शारीरिक पीड़ा देता है। ये क्या होगी अपनी यातना। ये मानव अधिकारों और उसके आदर्शों के मूल सिद्धांतों का उल्लंघन करने वाला एक अमानवीय कृत्य है। मतलब इससे ना किसी की भी बुरी दशा हो सकती है और ये अधिकारों के बिल्कुल जो भी सिद्धांत है अधिकार के उसके बिल्कुल उल्लंघन करता है, मतलब उसको लिमिट को क्या करता है, पार करता है यातना और अत्याचार। ठीक है, मतलब किसी भी व्यक्ति के अधिकारों का क्या है, ये उल्लंघन है। और अगर ये ज़्यादा हो जाता है तो उसके बदले उसको सज़ा भी दी जा सकती है, जो व्यक्ति यातना कर रहा है या फिर अत्याचार कर रहा है किसी दूसरे पर। इस प्रकार के बर्बर कृत्य मतलब बड़े बड़े जो कांड होते हैं अत्यधिक मनोवैज्ञानिक आघात का कारण बनते हैं। ठीक है, मतलब मनोवैज्ञानिक चोट का कारण बनते हैं। और पीड़ित जिसके साथ अत्याचार हो रहा है या यातना हो रही है उसके साथ, वो कहलाता है पीड़ित व्यक्ति। ठीक है, पीड़ित के मानसिक स्वास्थ्य में गिरावट के कारण बनते हैं। ठीक है, मतलब मानसिक गिरावट का कारण क्या है, अत्याचार है और यातना है। ठीक है, मानव अधिकार के जो सार्वभौमिक घोषणा के अनुच्छेद 5 के अनुसार किसी को भी यातना बहुत क्रूर, ठीक है, अमानवीय, अपमानजनक व्यवहार एवं दंड के अधीन नहीं किया जाएगा। बाद हम बात करते हैं यातना एवं अत्याचार के विरुद्ध महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। मतलब यातना और अत्याचार से बचाव के लिए मनुष्य के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन बनाए गए हैं वैश्विक तौर पर, उसके बारे में हम जिक्र करेंगे। इसमें यातना अत्याचार के विरुद्ध मतलब उसके विरुद्ध जो भी व्यक्ति यातना करता है या किसी का अत्याचार करता है उसके विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, मतलब संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, ठीक है, इसको UNCA बोला गया है। अथवा यातना एवं अन्य क्रूर, अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार या सज़ा के विरुद्ध अभिसमय। ठीक है, या हम ये कह सकते हैं सम्मेलन। ठीक है, तो यातना और अत्याचार के विरुद्ध जो संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन बनाया गया वो ये है। इसमें देखो ये अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हम कह सकते हैं उसे। यह संयुक्त राष्ट्र के अंदर मानव अधिकारों पर एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संधि है ये, जो भी 1984 में बनाई गई थी। ठीक है, इसको हम बोलते हैं UNCA, इतना याद रखना आप। इसमें अपनाया गया था। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मतलब अगर इंटरनेशनल लेवल पर देखें
तो प्रथम दस्तावेजी में से एक था। ठीक है, और इसका लक्ष्य मतलब अगर इसके उद्देश्य की बात करें तो विश्व भर में क्रूर, अमानवीय और अपमानजनक उपचार या सज़ा के कृत्यों मतलब सज़ा के कृत्यों मतलब जिनको सज़ा मिलनी चाहिए उनको रोकना है। मतलब जिनको सज़ा नहीं मिली है, ऐसे लोग जो क्या कर रहे हैं, ऐसे कार्य कर रहे हैं जिनको सज़ा मिलनी चाहिए, तो ऐसे व्यक्ति जो गलत कार्य कर रहे हैं, ठीक है, अगर किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ठीक है, अपमानजनक ऐसे कार्य कर रहे हैं, तो उनको क्या करना है, रोकना है कि इस तरह के कार्य नहीं किए जाने चाहिए। वो इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का क्या है, कार्य है कि इन सभी गतिविधियों को क्या करना, रोकना, जिससे विश्व भर में बहुत ज़्यादा ही उथल पुथल मची हुई है। ठीक है, और ये सब कुछ भी किससे रिलेटेड, अपना अत्याचार और लोगों की जो बुरी दशा हो रही है उसको करने से क्या करना है, रोकना है तथा उसको समाप्त भी करना है। राज्यों से अपेक्षा की जाती है मतलब उम्मीद की जाती है कि वे अपने अधिकार के क्षेत्रों में यातना को रोकने और उसे समाप्त करने के लिए आवश्यक उपाय करें। यह पार्टी के राज्यों को लोगों को दूसरों देशों में ले जाने से भी रोकता है। ठीक है, जहां उनके प्रताड़ित किया जा सकता है। भारत सरकार ने अक्टूबर 1997 में अभी समय पर हस्ताक्षर किए, मतलब जो भी ये सम्मेलन बनाया गया है 1984 में, उस पर भारत ने कब हस्ताक्षर किए थे, 1997 में, वो भी अक्टूबर में। लेकिन अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की गई है। ठीक है, अभी तक जो इसकी पुष्टि है वो नहीं की गई है। ये उन 25 देशों में से है जिन्होंने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट के अनुसार भारत में जो चल रही यातना के बड़े लेवल पर उपयोग को देखते हुए सम्मेलन की पुष्टि नहीं की है। एक बार अनुसमर्थित राज्यों को 1 वर्ष की अवधि के अंदर एक रिपोर्ट भेजनी होती है, जिसके बाद उन्हें हर 4 साल में एक बार रिपोर्ट देनी होती है। कमिटी अगेंस्ट टॉर्चर, ठीक है, CAT जिसे कहा जाता है कमिटी अगेंस्ट टॉर्चर, मानवाधिकार विशेषज्ञों का एक समूह है जो ये जांचता है कि क्या राज्य के दल सम्मेलन का पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, 18 दिसंबर 2002 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा यातना के विरुद्ध सम्मेलन के लिए एक वैकल्पिक प्रोटोकॉल जिसे बोलते हैं OP-CAT, ठीक है, उसको अपनाया गया था। ठीक है, इसके अंदर स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय के अंदर जो निकाय है उसमें नियमित रूप से उन जगहों पर जाते हैं जहां लोग किसी भी रूप में यातना को रोकने और समाप्त करने के लिए अपनी स्वतंत्रता से वंचित है। ठीक है, उनको जो आज़ादी नहीं दी गई है उसके लिए। विश्व में अत्याचार एवं अन्य क्रूर, अमानवीय, अपमानजनक व्यवहार या सज़ा के विरुद्ध अभी समय जो ये सम्मेलन है उसके अंदर देशों की वर्तमान स्थिति नीचे दी गई है। ठीक है, नहीं ये आपको नहीं लिखना है, वैसे जो ये लास्ट वाला पैराग्राफ है वो आपको नहीं लिखना है। ठीक है, आप इतना लिख सकते हो। देन इसके बाद अपना जो टॉपिक आता है सबसे सिंपल, कैदियों के साथ व्यवहार के लिए मानक न्यूनतम नियम। ठीक है, कैदियों के इलाज के लिए मानक न्यूनतम नियम 1955 में अपराध की रोकथाम अपराध को रोकने के लिए और अपराधियों के उपचार पर पहले संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन द्वारा अपनाए गए थे। और क्रमशः अगर हम वो बताएं 1957 और 1977 में आर्थिक और सामाजिक परिषद द्वारा अनुमोदित किए गए थे, लागू किए गए थे। और ये नियम सभी श्रेणी के बंदियों पर जिनको अरेस्ट किया गया था उन पर लागू होते हैं, जिनमें बिना किसी आरोप के हिरासत में लगाए गए, सजाए गए कैदी और प्रशासनिक नज़रबंदी के अंतर्गत शामिल हैं। इन नियमों का उद्देश्य आवास, भोजन, पानी, व्यक्तिगत स्वच्छता, कपड़े, शिक्षा आदि जो स्वास्थ्य आदि जैसी व्यवस्था जीवित रहने की आवश्यकता प्रदान करना है। कैदियों के उपचार के लिए मानक न्यूनतम नियमों के अंदर शारीरिक प्रतिशोध जैसे कि क्रूर दंड पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके अलावा क्या दे रखा है, 20 दिसंबर 1971 को महासभा ने सभी सदस्यों राज्यों को सिफारिश की कि इन नियमों को दंडात्मक और सुधारक संस्था के प्रशासन में
सफलतापूर्वक लागू किया जाना चाहिए और उनसे इन नियमों को अपने अंतर्राष्ट्रीय विधानों में शामिल करने का आग्रह किया या उनसे कहा गया। ये सिंपल सा पैराग्राफ है, आप इसको कर सकते हो जैसे कि मैंने रीड किया है। ठीक है, इनमें ना मतलब कि जो भी मानक न्यूनतम जो नियम है वो 1955 में पहली बार अपराध को रोकने के लिए बनाया गया था, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के दौर पे बनाया गया था, द्वारा बनाया गया था। और इसमें जो अगर बात करें 1957 और 1977, ये लगातार मतलब कि एक सीक्वेंस में एक डेट वो बताया गया है, ईयर 1957 और 1977। इसमें बताया गया है कि इसमें आर्थिक और सामाजिक, ठीक है, आर्थिक और सामाजिक परिषद द्वारा जो अनुमोदित किए गए थे, मतलब ये नियम ना सभी श्रेणियों पर जिनको कैद किया गया या फिर जिनको अरेस्ट किया गया उन पर लागू होते हैं। ठीक है, जो 1957 में और 1977 में बनाए गए थे, जिसमें ना किसी को भी मतलब ऐसा कोई व्यक्ति जिस पे किसी आरोप के, बिना किसी आरोप के उसको हिरासत में ले लिया, उसको कैदी पर और सज़ा भी देनी है और साथ ही साथ उस पर ना नज़र भी रखी जाती है, प्रशासनिक नज़र भी रखी जाती है, उसके अंदर शामिल है। मतलब जिन व्यक्तियों के साथ टॉर्चर हो रहा है ना उसको रोकना है। ठीक है, जिन व्यक्तियों के साथ क्या हो रहा है, टॉर्चर हो रहा है, उनको रोकने के लिए एक सम्मेलन बनाया गया था और एक नियम बनाया गया था जिसका नाम था मानक न्यूनतम नियम, जो 1955 में बनाया गया था अपराध को रोकने के लिए। इस नियम के अगर उद्देश्य की बात करें जो 1955 में बनाया गया था, तो इसका उद्देश्य था कि रहने के लिए जगह, खाने के लिए जो भोजन है वो, पानी, व्यक्तिगत स्वच्छता, ठीक है, मतलब पर्सनल क्या होनी चाहिए उसके पास, जहाँ भी वो रहता है वहाँ पे स्वच्छता होनी चाहिए, कपड़े होनी चाहिए, उसके बाद शिक्षा, स्वच्छता आदि जैसी जीवित रहने की आवश्यकता है प्रदान करना है। इस नियम का वो है उद्देश्य है। ठीक है, तो ऐसी व्यवस्था ना सभी व्यक्ति को मिलनी चाहिए, ये ऐसा कौन कहता है, मानक न्यूनतम नियम के अंदर उद्देश्य रखा गया है और इसी उद्देश्य से इस नियम को बनाया गया है। ठीक है, बाकी कैदियों को ठीक करने के लिए, उपचार के लिए मानक न्यूनतम नियमों के अंदर शारीरिक प्रतिशोध जैसी क्रूर दंड पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके बाद अगर हम बात करें तो भारत में अत्याचार का इतिहास, मतलब भारत में अगर अत्याचार का इतिहास देखें तो देखो पूरे भारत को किस तरह के अत्याचार का सामना करना पड़ा था वो बताते हैं। देखो, ब्रिटिश शासन के समय अत्याचार, ब्रिटिश शासन ने भी क्या करा था भारत के सभी व्यक्ति पर, ठीक है, यहाँ तक कि जो बड़े से बड़ा व्यक्ति है या फिर छोटे वर्ग के लोगों के साथ भी यहाँ पर क्या हुआ है, भारत में ब्रिटिश शासनकाल के समय अत्याचार हुआ था। अब देखो इसमें बताया गया यातना का इतिहास उतना ही पुराना है जितना कि मानव का अस्तित्व है, ऐसा बताया गया। लेकिन भारत में ब्रिटिश शासन के समय भारत में अत्याचार एक आम दृश्य बन गया। ठीक है, मतलब उस समय ना अत्याचार ना डेली होता था, तो इसलिए वो अब लोगों के लिए क्या बनने लग गया, आम, नॉर्मल सी बात हो गई, क्योंकि उनके साथ डेली क्या होता था, अत्याचार होता था। और जैसे कि हमारे को पता है कि ब्रिटिश शासन 200 सालों तक चला था, तो 200 साल तक जो भी आम जनता थी हमारे भारत की, उनको ना अत्याचार का सामना करना पड़ता था डेली 200 साल तक। और स्वदेशी पुलिस, मतलब हमारे देश की खुद की पुलिस अधिकारी जिन्हें कम वेतन दिया जाता था और वो साक्षर नहीं थे, मतलब पढ़े लिखे भी नहीं थे, जो पुलिस थी खुद देश की, और वहाँ के अधिकारी जिनको वेतन मतलब सैलरी भी कम दी जाती थी, तो वो गरीब लोगों के जो किसान थे, गरीब जो किसान थे, उनसे उनकी आवश्यकता को पूरा करने के लिए पैसे निकालते थे। मतलब गरीब किसानों के पास जाते थे और जो पुलिस अधिकारी थे या फिर बड़े अधिकारी, वो क्या करते थे, गरीब किसानों से उनके पैसे छीन लेते थे और अपने ज़रूरत का जो सामान था वो ख़रीद लेते थे। और अंग्रेज़ ने अपने स्वार्थी लक्ष्यों को पूरा करने के लिए या प्राप्त करने के लिए इन अधिकारियों पर निर्भर रहने के कारण इस समस्या को समाप्त करने के लिए कुछ नहीं किया। ठीक है, मतलब इसका फ़ायदा भी कौन उठाता था, अंग्रेज़ लोग भी उठाते थे और बाकी पुलिस अधिकारी भी इसका फ़ायदा उठाते थे। बाकी जो गरीब किसान या छोटे मोटे जो लोग थे, साधारण जनता, वो बोझ के तले रह जाते थे और उनके साथ अत्याचार डेली होता रहता था। अब इसके बाद बताया गया है कि महिलाओं की बंदी गृह में यातना, ठीक है, मतलब महिलाओं को भी अरेस्ट किया जाता था और उनके साथ यातना की जाती थी, उनके साथ भी अत्याचार होता था, ये बताया गया है। देखो, महिलाओं की बंदी गृह में यातना में बलात्कार, यौन हिंसा और कौमार्य और परीक्षण, नग्न करना, यौन प्रकृति का अपमान आदि शामिल है। मतलब इस तरह के जो मतलब अत्याचार या फिर हम कह सकते हैं शोषण, यातना, ये सब किसके साथ किया जाता था, महिलाओं के साथ, जिनको अरेस्ट कर लिया जाता था।
और ये सब सार्वजनिक अधिकारियों की सहमति से किया जाता था। मतलब जो सरकारी अधिकारी थे उनकी सहमति से, मतलब उनकी सहमति होने के बाद ही किया जाता है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, ठीक है, मतलब इसको बोलते हैं NCRB के अनुसार भारत में 2007 में एक बंदीगृह में बलात्कार का मामला दर्ज किया गया था। 2006 में बंदीगृह में बलात्कार का मामला दर्ज किया गया था और 7 बंदीगृह में बलात्कार 2005 में दर्ज किए गए थे। इन आंकड़ों को हिरासत में बलात्कार की घटना का सटीक प्रतिबंध नहीं माना जा सकता है। इससे पता चलता है कि स्थिति वास्तविकता से अत्यधिक दूर है। सो गाइस, ये थी अपनी अत्याचार और यातना से संबंधित अपनी यूनिट एंड यातना एंड अत्याचार से रिलेटेड। अगर आपके एग्ज़ाम में कुछ भी आता है तो आपको यही क्वेश्चन जो मैंने आपको इसका आंसर बताया है वो ही करके आना है। आई होप गाइस आपको ये वीडियो जरूर पसंद होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करके आप हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत पा सकते हैं। सो गाइस, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।